नमस्कार दोस्तों, आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन के प्रक्रम के हिसाब से जो आज अपनी यहाँ पे एमसीक्यू सीरीज रहेगी वो रहने वाली है सीरीज नंबर यहाँ पे 81। लेकिन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। दोस्तों, अपन ने 9,999 क्वेश्चन का प्रक्रम चला रखा है। साथ ही में यहाँ पे मॉर्निंग सेशन के अंदर अपन थ्योरी क्लास भी ले रहे हैं, बीच बीच में अपन बूस्टर डोज भी ले रहे हैं। तो आपकी तैयारी को शानदार और मजबूत करने के लिए अपन लगातार यहाँ पे क्लास ले रहे हैं। सभी दोस्त यहाँ पे क्लास को शुरू करने से पहले एक बार शेयर और लाइक कर दे, फिर अपन लगातार आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आज अपनी सीरीज नंबर 81 और उसका यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखे दोस्तों, यहाँ पे वो रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 देखे दोस्तों, यहाँ पे हैंडबॉल कोर्ट का माप कितना होता है। दोस्तों, यहाँ पे हैंडबॉल कोर्ट का माप पूछा गया है, उसका माप अपने को यहाँ पे बताना है। जो हैंडबॉल कोर्ट होता है दोस्तों, यहाँ पे इस कोर्ट का अपने को यहाँ पे माप बताना है कि हैंडबॉल कोर्ट है, इसका माप यहाँ पे कितना होता है। अब देखिए दोस्तों, अपना जो हैंडबॉल कोर्ट होता है, तो हैंडबॉल कोर्ट की अगर बात करें तो इसकी लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो यहाँ पे 20 मीटर या 40 मीटर अपना यहाँ पे लंबा और 20 मीटर है अपना यहाँ पे चौड़ा। यानी क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों, यहाँ पे 40 बाई 20 मीटर है वो यहाँ पे हैंडबॉल कोर्ट का यहाँ पे माप रहता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट क्या क्या दिया गया है, इंपोर्टेंट फैक्ट दिए गए हैं। फैक्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, वो देखना है कि अंतर्राष्ट्रीय हैंडबॉल महासंघ का गठन है वो 1946 में हुआ था और इसका मुख्यालय है वो यहाँ पे बसेल में है। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। भारतीय हैंडबॉल की बात करें तो उसका गठन यहाँ पे 1972 में हुआ था। ये भी अपने को यहाँ पे याद रखना है। और यहाँ पे हैंडबॉल में फ्री थ्रो लाइन का माप है 9 मीटर का होता है। फ्री थ्रो की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों, यहाँ पे फ्री थ्रो की बात करें तो इसका माप है 9 मीटर का होता है। साथ ही में हैंडबॉल में यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे हैंडबॉल की बात करें तो हैंडबॉल में गोल पोस्ट की ऊंचाई और चौड़ाई, ऊंचाई 2 मीटर और चौड़ाई यहाँ पे 3 मीटर यहाँ पे होती है। अगला देखिए दोस्तों फैक्ट कि हैंडबॉल में पेनल्टी थ्रो लाइन का माप है वो 7 मीटर होता है। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे हैंडबॉल की बात करें तो उसकी अवधि है वो 60 मिनट की होती है। और हैंडबॉल खेल का प्रारंभ कैसे होता है तो यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे थ्रो ऑफ के द्वारा है हैंडबॉल खेल का यहाँ पे आरंभ होता है। हैंडबॉल जो गेंद है तो बॉल का वजन है वो यहाँ पे 425 से 475 ग्राम होता है। और महिलाओं में देखिए बॉल का वजन तो 325 से 375 ग्राम यहाँ पे महिलाओं में होता है। साथ ही में दोस्तों हैंडबॉल टीम में है 14 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन यहाँ पे ग्राउंड इन प्लेइंग यहाँ पे 7 खिलाड़ी यहाँ पे खेलते हैं। तो ये सारे फैक्ट है दोस्तों, एक ही यहाँ पे फैक्ट के अंदर अपन कंप्लीट हैंडबॉल को अपन ने देख लिया है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा अपना, मांसपेशियों के प्रकार कौन कौन से हैं। दोस्तों, यहाँ पे मांसपेशियों के कौन कौन से प्रकार है वो बताना है अपने को। व्हाट आर द टाइप ऑफ मसल्स की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। दोस्तों, शरीर में कितनी मांसपेशी है तो 639 से लेके 650 तक मांसपेशी पाई जाती है। तो यहाँ पे साथ ही में दोस्तों यहाँ पे मांसपेशियों के प्रकार पूछे गए तो यहाँ पे वोलेंट्री, इनवोलेंट्री, कार्डियक या उपरोक्त सभी। दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों, यहाँ पे उपरोक्त सभी इसका सही आंसर रहेगा। यानी मांसपेशी 3 प्रकार की रहेगी, ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदय मांसपेशी। जिसे अपन ऐच्छिक को अपन रेखित भी बोलते हैं, अरेखित इसको बोलते हैं और कार्डियक मसल्स अपने को यहाँ पे हृदय मांसपेशी होती है। नेक्स्ट और आएगी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, रक्त का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों, व्हाट आर द पीएच वैल्यू, ब्लड की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। ब्लड की पीएच वैल्यू कितनी रहेगी वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों, यहाँ पे देखा जाए तो जीरो होता है वो यहाँ पे उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। लेकिन जीरो से प्लस के अंदर देखें तो यहाँ पे 1 2 ऐसे बढ़ता है तो वो यहाँ पे क्षारीय प्रकृति के होते हैं। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे -1 -2 से लेके होते हैं वो यहाँ पे अम्लीय यानी एल्काइन प्रकृति के यहाँ पे होते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं और ऑप्शन नंबर एज करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों, यहाँ पे 7.35 से 7.45 तक है वो ब्लड की पीएच मान रहता है। एवरेजली देखे तो यहाँ पे 7.4 इसका यहाँ पे एवरेज तौर पर देखा जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ब्लड से रिलेटेड कंप्लीट फैक्ट आपको दिए गए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। तो औसत रूप से देखें तो पीएच मान 7.4 होता है। और ब्लड कैसा होता है तो यहाँ पे क्षारीय प्रकृति का होता है। और यहाँ पे रक्त एक क्या है तो एक तरल संयोजी ऊतक है, ये भी अपने को यहाँ पे याद रखना है। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे रक्त में शरीर में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। और यहाँ पे रक्त शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई करता है, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। रक्त में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे लोहा या आयरन नामक धातु पाई जाती है। रक्त प्लाज्मा और कणिकाओं से मिलकर बना होता है। ब्लड किससे बनता है तो प्लाज्मा और कणिकाओं से मिलकर बनता है। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है 55% प्लाज्मा और 45% कणिकाएं पाई जाती है, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। साथ ही में दोस्तों रक्त को तरल बनाए रखने के लिए हिपेरिन प्रोटीन आवश्यक है, ये अपने को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे शरीर में अगर रक्त की कमी होती है तो इसे अपन एनीमिया रोग के नाम से जानते हैं। प्लाज्मा में ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे 92% जल 7%
यहाँ पे प्रोटीन और 1% अन्य यहाँ पे लवण पाए जाते हैं। आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट फैक्ट है कि कणिकाओं में आरबीसी की संख्या है वो यहाँ पे 95%, डब्ल्यूबीसी 0.1% और प्लेटलेट्स है वो 4.9% पाई जाती है। तो ये ब्लड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, यहाँ पे कंप्लीट अपने को यहाँ पे देख लिया है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा, हृदय कौन सी गुहा में स्थित होता है? दोस्तों यहाँ पे विच कैविटी इज द हार्ट लोकेटेड, अपने को बताना है हार्ट कौन से यहाँ पे गुहा के अंदर होता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। थोरेसिक, सर्वाइकल, उदर या सभी के अंदर? तो दोस्तों अपन देखते हैं, ये अपनी यहाँ पे गर्दन का पोर्शन है और इसके साथ में ये वर्टिब्री होती है अपनी, इसके सर्वाइकल ऊपर की 7 होती है जो गर्दन का निर्माण करती है, लेकिन जो 12 होती है वो यहाँ पे थोरेसिक होती है, वो अपनी चेस्ट से रिलेटेड है, चेस्ट के अंदर अपनी रिब्स पाई जाती हैं और यहाँ पे अपना हार्ट यहाँ पे लोकेटेड रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन नंबर एज करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, यहाँ पे थोरेसिक कैविटी के अंदर अपना हार्ट यहाँ पे रहता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 5, कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा होता है? दोस्तों विच द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल की बात कर रहे हैं अपन, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल की बात कर रहे हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है। जो अपनी कोशिका होती है दोस्तों, यहाँ पे कोशिका रॉबर्ट हुक के द्वारा इसकी खोज की गई थी, 1665 के अंदर इसकी खोज की गई थी, लेकिन जीवित कोशिका की यहाँ पे 1674 के ल्यूवेन हुक के द्वारा की गई थी। तो ये अपनी कोशिका, इसके अंदर यहाँ पे साइटोप्लाज्म पाया जाता है, ये अपना यहाँ पे केंद्रक होता है, अन्य पदार्थ भी इसके अंदर यहाँ पे पाए जाते हैं। तो कोशिका को कंट्रोल करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन नंबर एज करेक्ट आंसर रहेगा, न्यूक्लियस के द्वारा। यहाँ पे केंद्रक होता है, वो केंद्र है कंप्लीट यहाँ पे कोशिकाओं को कंट्रोल करने का कार्य करता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 6, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? दोस्तों यहाँ पे व्हाट इज द सुसाइडल वेग की बात कर रहे हैं, सुसाइडल वेग ऑफ सेल की बात कर रहे हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है। सुसाइडल वेग बोल सकते हैं इसे, स्कैवेंजर वेग भी बोल सकते हैं, राइबोसोम, लाइसोसोम, केंद्रक या प्रोटोप्लाज्म। दोस्तों कोशिका की आत्मघाती थैली का मतलब होता है अगर ये फट जाती है तो पूरी कोशिका ही क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो इसके अंदर यहाँ पे क्या पाई जाती है? तो यहाँ पे लाइसोसोम, क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा, लाइसोसोम है जिसकी खोज है वो डी डुब्बे के द्वारा, ध्यान रखना है, डी डुब्बे के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे अगर लाइसोसोम फट जाती है तो पूरी कोशिका ही क्या हो जाती है, इसमें खत्म हो जाती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 7, जीव द्रव्य जीवन का आधार है, ये किसने कहा है? दोस्तों प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेस ऑफ लाइफ की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, ये किसके द्वारा यहाँ पे बताया गया है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। हेक्सले, वोल्टियर, न्यूटन या रॉबर्ट हुक। यानी जो जीव द्रव्य है जिसे अपन प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, ये प्रोटोप्लाज्म ही जीवन का आधार है, किसके द्वारा बताया गया था दोस्तों? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा, हेक्सले के द्वारा ये बताया गया है कि जीव द्रव्य है वो जीवन का आधार है और जीव द्रव्य से ही यहाँ पे कोशिका का निर्माण यहाँ पे होता है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा दोस्तों, यहाँ पे कोशिका में सर्वाधिक कौन सा पदार्थ पाया जाता है? विच सब्सटेंस इज फाउंड मैक्सिमम ऑफ सेल की बात कर रहे हैं अपन, कौन सा सब्सटेंस है, कौन सा पदार्थ है जो कोशिका में मैक्सिमम लेवल पर यहाँ पे पाया जाता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। वाटर, फैट, प्रोटीन, विटामिन। दोस्तों कोशिका के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? साइटोप्लाज्म होता है। उस साइटोप्लाज्म में अगर देखें तो सबसे ज्यादा कौन सा पदार्थ पाया जाता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 ऑप्शन नंबर एज करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, यहाँ पे वाटर यानी जल की मात्रा है वो कोशिका के अंदर सबसे ज्यादा पाई जाती है, सब्सटेंस है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? विच इज द स्मॉलेस्ट सेल की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, वो बताना है अपने को यहाँ पे। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, माइकोप्लाज्म या न्यूक्लियस। और जितने भी दोस्त जुड़ गए हैं क्लास को, सबसे पहले सभी दोस्त शेयर कर दे और लाइक जरूर कर दे सभी दोस्त। शेयर और लाइक में आपका मीना छूटे बिल्कुल भी, आपके लिए लगातार लगातार क्वेश्चन, आपके लिए शानदार आपकी तैयारी को बनाने के लिए लगातार क्लास ली जा रही है। क्वेश्चन नंबर 9, सबसे छोटी कोशिका की बात की जा रही है और सबसे छोटी कोशिका रहेगी दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा, माइकोप्लाज्म है। वो ध्यान रखना सबसे छोटी कोशिका होती है। सबसे बड़ी कोशिका की बात करें अपन तो वो यहाँ पे ध्यान रखना शुतुरमुर्ग का अंडा यहाँ पे रहेगा, लेकिन मानव के संदर्भ में है, दोनों इफेक्ट यहाँ पे अलग रहेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, कोशिका के अंदर सूचनाओं का आदान प्रदान कौन करता है? दोस्तों यहाँ पे ट्रांसफर इंफॉर्मेशन इनसाइड द सेल की बात कर रहे हैं अपन। यहाँ पे इंफॉर्मेशन है उनका यहाँ पे लाने ले जाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है कोशिका के अंदर? डीएनए, आरएनए, न्यूक्लियस, प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर बताना है कोशिका के अंदर सूचनाओं का आदान प्रदान यानी ट्रांसफर इंफॉर्मेशन इनसाइड द सेल की बात करें तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 रहेगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे आरएनए। राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है
और राइबो न्यूक्लिक एसिड भी में अगर देखा जाए तो टीआरएनए होता है, इसे अपन ट्रांसफर आरएनए के नाम से जानते हैं। टीआरएनए वो यहाँ पे सूचनाओं को ले जाने और लाने का कार्य यहाँ पे करता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखे दोस्तों, यहाँ पे कोशिका के अंदर पाए जाने वाली जेली जैसे पदार्थों को क्या कहते हैं? दोस्तों यहाँ पे जेली जैसे पदार्थ है, सब्सटेंस है, उसे अपन किस नाम से जानते हैं कोशिका के अंदर? साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल। ये अपने दोस्तों यहाँ पे कोशिका होती है। इस कोशिका के अंदर ये जेली जैसा लिक्विड पाया जाता है, जिसके अंदर कोशिका के सभी अंग, चाहे वो केंद्रक हो, राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, जितने भी कोशिका के अंग है अंतःप्रद्रवी जालिका, ये सब इसके अंदर यहाँ पे पाए जाते हैं। तो यहाँ पे कोशिका के अंदर जो जेली जैसा पदार्थ पाया जाता है उसे अपन किस नाम से जानते हैं? क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। इसे अपन साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं, यानी कोशिका के जिसे अपन कोशिका द्रव्य, इसे अपन कोशिका द्रव्य के नाम से जानते हैं, साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 रहेगा दोस्तों अपना कि लाइसोसोम का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? लाइसोसोम का निर्माण पूछा गया है दोस्तों। यहाँ पे लाइसोसोम है वो किसके द्वारा यहाँ पे बनाई जाती है? साइटोप्लाज्म, गोल्जी एपरेटस या फिर न्यूक्लियस राइबोसोम। दोस्तों लाइसोसोम होती क्या है? तो लाइसोसोम है वो कोशिका की आत्मघाती थैली होती है, जो खुद फटने के बाद में है कंप्लीट क्या हो जाती है, पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है, लेकिन इसको वापस से बनाने के लिए, लाइसोसोम को वापस बनाने के लिए कौन सा अंग कार्य करता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर बताना है। चलिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 रहेगा और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा गोल्जी एपरेटस। गोल्जी कोई होती है दोस्तों यहाँ पे वो मर्त यहाँ पे जो लाइसोसोम हो जाती है उसको दोबारा जीवित करने के लिए है, वो यहाँ पे कौन गोल्जी कोई द्वारा यहाँ पे जीवित किया जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 13। केंद्रक के बाहर डीएनए कहाँ पाया जाता है? दोस्तों यहाँ पे डीएनए फाउंड आउटसाइड ऑफ न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं अपन। तो केंद्र के बाहर डीएनए कहाँ पाया जाता है? इसका मतलब डीएनए दो अंगों के अंदर रहता है दोस्तों। यहाँ पे जो अपनी कोशिका होती है, इस कोशिका के अंदर जो डीएनए होता है वो दो अंगों के अंदर होता है। एक तो किस में होता है दोस्तों? यहाँ पे केंद्रक जो अपना न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस की बात करें, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है। इसके बाहर यहाँ पे दूसरा अंग है वो कौन सा है जिसमें यहाँ पे डीएनए पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। माइट्रोकॉन्ड्रिया। माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है दोस्तों यहाँ पे जो जूते के आकार के समान होता है, जो कोशिका का पावर हाउस के नाम से जाना जाता है, कोशिका का यहाँ पे शक्ति गृह के नाम से जाना जाता है, उसके अंदर भी यहाँ पे डीएनए होता है। तो यहाँ पे कोशिका की दो अंग है, एक यहाँ पे केंद्रक, दूसरा यहाँ पे माइट्रोकॉन्ड्रिया, जिसके अंदर यहाँ पे डीएनए पाया जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट भी दिए गए हैं। तो माइट्रोकॉन्ड्रिया की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो यहाँ पे कोलिगर ने की थी, ध्यान रखना है, वो 1857 में कोलिकर के द्वारा। लेकिन इसका नामकरण माइट्रोकॉन्ड्रिया किसने दिया? तो कार्ल बेंडा के द्वारा है वो, इसका नाम है वो यहाँ पे 1898 में माइट्रोकॉन्ड्रिया दिया गया। ये क्या होता है? तो इसे कोशिका का पावर हाउस या शक्ति गृह भी कहते हैं माइट्रोकॉन्ड्रिया को। साथ ही में इसे कोशिका का श्वसन गृह भी कहते हैं, ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे। अल्टमैन ने इसे मानव का बायोब्लास्ट कहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही में दोस्तों यहाँ पे इसे कोशिका की स्टोरेज बैटरी भी कहा जाता है माइट्रोकॉन्ड्रिया को। माइट्रोकॉन्ड्रिया का स्वयं का डीएनए होता है, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। और आगे है कि ये भोजन की ऊर्जा को एटीपी अणु के रूप में अपने पास इकट्ठा करके यहाँ पे रखता है। इसका आकार होता है वो 0.5 से 10 माइक्रोमीटर यहाँ पे होता है। तो सभी आपको माइट्रोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड फैक्ट है वो एक ही जगह आपको दिए गए हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए दोस्तों यहाँ पे गुणसूत्र शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? दोस्तों यहाँ पे क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं। क्रोमोसोम शब्द किसके द्वारा यहाँ पे दिया गया है वो अपने यहाँ पे बता रहा है। बर्गर, वाल्डेर, वेगनर या न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर बताना है। दोस्तों अपना जो कोशिका होती है, कोशिका के अंदर केंद्र के अंदर ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? डीएनए, सॉरी यहाँ पे गुणसूत्र पाए जाते हैं, और गुणसूत्र के ऊपर है डीएनए, और डीएनए के ऊपर यहाँ पे जीन पाई जाती है। तो अपने को ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे गुणसूत्र की बात करें, गुणसूत्र शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर रहेगा, वाल्डेयर के द्वारा ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे गुणसूत्र शब्द यहाँ पे यूज किया गया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि केंद्र के अंदर सूत्रवत रचनाएं क्या कहलाती है? दोस्तों यहाँ पे केंद्र के अंदर दोस्तों जो सूत्रवत रचनाएं होती है, जिसे अपन स्ट्रक्चर यहाँ पे बोलते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं इसे अपन। तो वो केंद्र के अंदर किस नाम से जानी जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया है, क्रोमोसोम है, राइबोसोम है या लाइसोसोम। केंद्र के अंदर जो सूत्रवत रचनाएं पाई जाती है उसे किस किस क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर बताना है, और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। ऐसे गुणसूत्र कहते हैं, जो गुणसूत्र है जिसका नाम वाल्डेयर के द्वारा यहाँ पे किया गया था, वो ध्यान रखना है दोस्तों। गुणसूत्र को अपन क्या बोलते हैं?
तो सूत्रवत रचनाओं के नाम से इसे जानते हैं। तो यहाँ पे गुणसूत्र के ऊपर क्या पाया जाता है, तो डीएनए, और साथ ही में डीएनए के ऊपर है वो जीन पाई जाती है जो यहाँ पे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अपने यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्य करती है। नेक्स्ट हो क्वेश्चन नंबर 16। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? दोस्तों यहाँ पे मानव शरीर की सबसे लॉन्गेस्ट सेल की बात कर रहे हैं अपन, ह्यूमन बॉडी की, वो अपने को यहाँ पे बताना है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, नर्व सेल या न्यूक्लियस? मानव शरीर की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों। वैसे देखा जाए तो शरीर सबसे लंबी के बाद में सबसे छोटी कोशिका पूछे तो वो माइकोप्लाज्मा होती है, माइकोप्लाज्मा। लेकिन मानव शरीर की सबसे लंबी पूछी गई है, लॉन्गेस्ट पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। नर्व सेल होती है जिसे अपन तंत्रिका कोशिका के नाम से जानते हैं, ये सबसे लंबी कोशिका मानव शरीर की यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट हो आएगी क्वेश्चन नंबर 17। प्लाज्मा में पानी का प्रतिशत कितना होता है? दोस्तों यहाँ पे परसेंटेज ऑफ वाटर इन प्लाज्मा की बात कर रहे हैं अपन, वो अपने को यहाँ पे बताना है। अब दोस्तों जो अपना ब्लड होता है, ये ब्लड ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे कितना पदार्थों से मिलकर बनता है। दो इसके अंदर मेजर सब्सटेंस होते हैं, एक इसके अंदर प्लाज्मा होता है और दूसरा इसके अंदर यहाँ पे कणिकाएं होती है। इस प्रकार दोनों मिल जाती है तो ब्लड का निर्माण होता है। प्लाज्मा है वो 55% पाया जाता है और कणिकाएं है वो 45% पाई जाती है। कणिकाओं में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती है। और यहाँ पे प्लाज्मा के अंदर है वो यहाँ पे क्या क्या पाया जाता है, तो जल पाया जाता है, प्रोटीन पाए जाते हैं, अन्य लवण पदार्थ पाए जाते हैं। तो प्लाज्मा में अगर पानी का प्रतिशत देखें तो 90 से 92%। क्वेश्चन नंबर 17 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आएगा। 90 से लेकर 92% है वो यहाँ पे वाटर पाया जाता है। नेक्स्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 18। एक वयस्क व्यक्ति में रक्त की मात्रा कितनी होती है? दोस्तों यहाँ पे एक एडल्ट है, एडल्ट के अंदर यहाँ पे ब्लड का कितना यहाँ पे प्रतिशत पाया जाता है, कितना लीटर पाया जाता है? दोस्तों यहाँ पे ब्लड का पीएच मान मैंने बताया था, ब्लड का पीएच मान है वो यहाँ पे 7.4 एवरेजली रहता है। लेकिन यहाँ पे ब्लड है वो व्यक्ति में कितना पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 के अंदर बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन नंबर एज करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे 5 से 6 लीटर, ध्यान रखना 5 से 6 लीटर है वो यहाँ पे स्वस्थ व्यक्ति होता है, एडल्ट पुरुष होता है, उसके अंदर यहाँ पे रक्त की मात्रा रहती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 19। 19 रहेगा, पुरुष के कुल वजन का कितना प्रतिशत रक्त होता है? दोस्तों यहाँ पे ब्लड परसेंटेज इन मेल बॉडी की बात कर रहे हैं अपन। एक पुरुष के अंदर उसके वजन का कितना प्रतिशत यहाँ पे ब्लड पाया जाता है? वैसे देखा जाए तो 5 से 6 लीटर यहाँ पे ब्लड होता है, वो अपन ने देख लिया। लेकिन मान लो किसी व्यक्ति के अंदर 50 किलो वजन है और उसका कितना प्रतिशत पाया जाएगा, वो अपने यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा 8%। ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे पुरुष के बॉडी वेट का है वो यहाँ पे क्या पाया जाता है? 8% यहाँ पे ध्यान रखना है, वो यहाँ पे ब्लड पाया जाता है, ये अपने को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 20। महिला के कुल वजन का कितना प्रतिशत यहाँ पे रक्त होता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। अभी यहाँ पे जस्ट अपन ने देखा है कि पुरुष के बॉडी वेट का कितना प्रतिशत था, तो पुरुष के बॉडी वेट का है वो 8% यहाँ पे क्या था? ब्लड यहाँ पे था। लेकिन यहाँ पे फीमेल की बात कर रहे हैं और फीमेल के बॉडी वेट का यहाँ पे कितना प्रतिशत यहाँ पे ब्लड पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर बताना है। चलिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 रहेगा और ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा 7%। ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे पुरुष पुरुष के अंदर है वो 8% रहता है और महिला के अंदर है वो यहाँ पे 7% बॉडी वेट के यहाँ पे क्या रहेगा? ब्लड यहाँ पे रहने वाला है, ये अपने को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, बाएं आलिंद और बाएं नीले के बीच कौन सा कपाट पाया जाता है? दोस्तों यहाँ पे वाल बिटवीन लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट यहाँ पे वेंट्रिकल की बात कर रहे हैं अपन, यहाँ पे वो कौन सा यहाँ पे वाल पाया जाता है? बायां आलिंद और बाएं नीले की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों, यहाँ पे ट्राइस्पर्ड वाल, बाइस्पर्ड वाल या फिर दोनों? क्वेश्चन नंबर यहाँ पे, तो दोस्तों ये अपना हार्ट की पोजीशन होती है, ये अपना हार्ट होता है, मान लो इस हार्ट की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। इस हार्ट के अंदर है दोस्तों यहाँ पे जो ये वाला बायां भाग है, ये बायां भाग होता है जिसमें उपला आलिंद और निचला यहाँ पे नीले होता है, यहाँ पे एरोटा लगी हुई होती है अपनी। तो इसके अंदर यहाँ पे बायां आलिंद और बाएं नीले की बात करें, साथ ही में दोस्तों दायां आलिंद और दायां नीले की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 और ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर रहेगा। बाइक स्पीड वाल है वो इसके अंदर पाया जाता है, बायां आलिंद और बायां नीले के। साथ ही में इसे अपन मिट्रल वाल भी किस नाम से भी इसे अपन जानते हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 22। हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो हाउ मेनी चैम्बर इन द हार्ट की बात कर रहे हैं अपन। तो हार्ट के अंदर यहाँ पे कितने चैम्बर रहने वाले हैं, वो अपने यहाँ पे बताना है। मैंने अभी जस्ट बताया था दोस्तों, अपना हार्ट की पोजीशन होती है, यह अपना हार्ट वाला भाग होता है। इस हार्ट के अंदर यहाँ पे कितने चैम्बर यहाँ पे रहने वाले हैं?
तो दोस्तों हार्ट के अंदर दो ऊपर के आलिंद होते हैं और दो नीचे के यहाँ पे नीले होते हैं। इस प्रकार है वो यहाँ पे चार चैम्बर इसमें पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर हृदय किस मांसपेशी का बना होता है। दोस्तों हार्ट मेड विच मसल की अपन बात कर रहे हैं, वो कौन सी मसल है जिससे हार्ट यहाँ पे बना हुआ होता है। ओस्टियम, कार्डियोलॉजी, मायोकार्डियम या फिर उपरोक्त सभी। हार्ट की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। चलिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 रहेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, मायोकार्डियम। ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे मायोकार्डियम मसल से है वो यहाँ पे हार्ट का निर्माण है वो यहाँ पे मायोकार्डियम मसल्स के द्वारा यहाँ पे रहता है। हार्ट है वो यहाँ पे एचआर देखिए हार्ट रेट होती है दोस्तों यहाँ पे 72 बार प्रति मिनट यहाँ पे हार्ट बीट अपनी यहाँ पे रहेगी। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट भी दिए गए हैं हार्ट से रिलेटेड। तो हार्ट से रिलेटेड है कि हृदय की तीन परतें होती हैं जिसमें एक पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। यहाँ पे तीन परत होती है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडो। तो यहाँ पे जो मायोकार्डियम होती है मध्य परत, उससे अपना हार्ट बनता है। साथ ही में हृदय का अध्ययन है उसे अपन कार्डियोलॉजी के नाम से जानते हैं। और हृदय की आकृति है वो बंद मुट्ठी के समान यानी ओब्लिक होती है। साथ ही में ओब्लिक स्थिति होती है। और इसका कार्य क्या होता है हार्ट का, तो यहाँ पे रक्त का पंपिंग करना, वो भी जीवन भर है वो इसका रक्त का पंपिंग करना होता है। और जो ब्लड सर्कुलेशन होता है दोस्तों यहाँ पे वो 0.8 सेकंड के अंदर है वो अपना ब्लड सर्कुलेशन यहाँ पे करता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। दोस्तों यहाँ पे लार्जेस्ट आर्टरी की बात कर रहे हैं ह्यूमन बॉडी की, वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों ये धमनियां क्या करती हैं, आर्टरी क्या करती है। और यहाँ पे एक होती है वेन, जो आर्टरी होती है यहाँ पे शुद्ध रक्त यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड यहाँ पे ब्लड सर्कुलेट करती है। और वेन्स होती है वो यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की यहाँ पे सर्कुलेट करती है। तो शरीर की सबसे बड़ी धमनी की बात करें, वेना कावा, वेन, एरोटा या पल्मोनरी आर्टरी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, जिसे अपन महाधमनी एरोटा के नाम से जानते हैं। वो ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे बाएं नीले, बाएं नीले से यहाँ पे शरीर के अंदर रक्त का आपूर्ति करती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 25, अशुद्ध रक्त ले जाने वाली एकमात्र धमनी कौन सी है। दोस्तों यहाँ पे अशुद्ध डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे। अशुद्ध रक्त ले जाने वाली एकमात्र धमनी कौन सी है वो अपने को यहाँ पे बताना है। वैसे देखा जाए तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों यहाँ पे कि धमनी होती है वो क्या ले जाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, शुद्ध रक्त लेके चलती है। लेकिन एकमात्र धमनी है जो अशुद्ध रक्त लेके चलती है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 के अंदर बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों यहाँ पे फुफ्फुसीय धमनी है जिसे पल्मोनरी अपन आर्टरी के नाम से जानते हैं। जो ध्यान रखना है दाएं नीले से है वो यहाँ पे लंग्स, जो हार्ट का जो दाएं नीले होता है उस दाएं नीले से लंग्स होते हैं, अपने फेफड़े होते हैं, उनके अंदर यहाँ पे क्या लेके जाती है, ब्लड को यहाँ पे लेके जाती है। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट दिए गए हैं और इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए गए हैं, वो देखने हैं अपने को। यहाँ पे फुफ्फुसीय धमनी रहेगी। तो फुफ्फुसीय धमनी है वो दोस्तों यहाँ पे वो अशुद्ध रक्त को दायां नीले से फेफड़ों के अंदर यहाँ पे लेके जाती है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। शरीर की एकमात्र शिरा जो यहाँ पे शुद्ध रक्त को फेफड़ों से लेकर है वो बाएं आलिंद में जाती है, वो भी अपने को फुफ्फुसीय शिरा के नाम से जाना जाता है। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे हार्ट की बात करें तो हृदय का सबसे बड़ा कक्ष है वो बायां नीले, लेफ्ट यहाँ पे वेंट्रिकल रहेगा। और यहाँ पे ऐसे नोड जिसे अपन साइनो एट्रियल नोड के नाम से जानते हैं, वो ध्यान रखना है। हृदय के क्या होता है, पेसमेकर होता है जो हृदय को क्या करता है, इलेक्ट्रिक इंपल्स को यहाँ पे प्रदान करता है। ये फैक्ट भी अपने को यहाँ पे याद रखने हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 26 के बाद में देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 रहेगा कि परक्यूशन मसाज का दूसरा नाम क्या है। नेम ऑफ परक्यूशन मसाज की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे, वो अपने को यहाँ पे बताना। प्रेशर, नीडिंग, टेपआउटमेंट या रोलिंग। मसाज की बात करें दोस्तों तो मसाज के अंदर है वो ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे जो परक्यूशन मसाज है उसका दूसरा नाम क्या रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 26 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा, जिसे अपन टेपोटमेंट के नाम से जानते हैं। वो ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे परक्यूशन मसाज का यहाँ पे दूसरा नाम रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे फैक्ट भी दिए गए हैं दोस्तों यहाँ पे। फैक्ट देखे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। इसे थपथपाना कहते हैं, टेपोटमेंट है, इसे थपथपाना मसाज भी कहते हैं। इसमें केवल हाथ या तिली का अपन उपयोग करते हैं, ये अपने को यहाँ पे याद रखना है। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे ये मसाज है वो 5 प्रकार की होती है। टेपोटमेंट जिसे अपन परक्यूशन मसाज बोलते हैं कितने प्रकार की रहेगी, 5 प्रकार की रहेगी, जिसमें हेकिंग हो गया, क्लेपिंग हो गया, बीटिंग, पोडिंग या फिर टेपिंग के नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 27,
स्वीडिश मसाज के जनक कौन है दोस्तों? यहाँ पे फादर ऑफ स्वीडिश मसाज की बात कर रहे हैं अपन, वो इसके जनक कौन रहने वाले हैं वो अपने यहाँ पे बताना है। प्लेटो, अरस्तु, पर हेनरिक लिंग या जालमर लिंग। स्वीडिश मसाज की बात करें, साथ ही में दोस्तों स्वीडिश जिम्नास्टिक के जनक भी पूछा जाता है। स्वीडिश जिम्नास्टिक का जनक कौन है? तो पर हेनरिक लिंग है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 27 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। स्वीडिश मसाज का जनक भी पूछा जाए, फादर ऑफ स्वीडिश मसाज, वो भी पर हेनरिक लिंग यहाँ पे रहने वाले हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे जिम्नास्टिक संबंधी फैक्ट भी दिए गए हैं। इंपोर्टेंट फैक्ट है कि इन्हें स्वीडिश जिम्नास्टिक का जनक भी कहते हैं। पर हेनरिक लिंग को अपन स्वीडिश मसाज के साथ साथ में स्वीडिश जिम्नास्टिक का जनक भी कहते हैं। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे स्वीडन में शारीरिक शिक्षा का जनक भी माने जाते हैं पर हेनरिक लिंग। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे क्रमबद्ध जो व्यायाम की शुरुआत है वो इन्हीं के द्वारा यहाँ पे की गई थी, यानी सिस्टमेटिक जो एक्सरसाइज है उसका जनक भी है वो यहाँ पे स्वीडिश जिम्नास्टिक का जनक यानी पर हेनरिक लिंग यहाँ पे रहने वाले हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 28, प्रेशर मैनिपुलेशन मसाज पद्धति है। यहाँ पे प्रेशर मैनिपुलेशन की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों, यहाँ पे कौन सी मसाज पद्धति है वो अपने यहाँ पे बताना है। क्लैपिंग, स्ट्रोकिंग, नीडिंग, हैकिंग। प्रेशर की बात कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे प्रेशर मैनिपुलेशन है पद्धति यहाँ पे कौन सी रहने वाली है? क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे जो नीडिंग है वो ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे प्रेशर मैनिपुलेशन का यहाँ पे पार्ट रहने वाला है। प्रेशर मैनिपुलेशन के यहाँ पे 3 पार्ट रहते हैं, उनमें से यहाँ पे नीडिंग यहाँ पे प्रेशर मैनिपुलेशन से रिलेटेड यहाँ पे रहेगी। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट भी दिया गया है, आसानी से समझ में आ जाएगा कि जो प्रेशर मैनिपुलेशन है, प्रेशर मसाज है, उसके 3 प्रकार होते हैं। एक यहाँ पे नीडिंग होता है, साथ में दूसरा पेट्रीसाज और तीसरा यहाँ पे फ्रिक्शन यानी घर्षण यहाँ पे रहने वाला है। ये अपने को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 29, पेट्रीसाज मसाज के अंतर्गत क्या आता है दोस्तों? अपन पेट्रीसाज की बात कर रहे हैं, पेट्रीसाज की बात कर रहे हैं जो किसका है, जो प्रेशर मसाज का यहाँ पे प्रकार है पेट्रीसाज। तो पेट्रीसाज के अंतर्गत क्या क्या आता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। बीटिंग, रोलिंग, शेकिंग, वाइब्रेशन। क्वेश्चन नंबर अपने को 29 के अंदर बता रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे पेट्रीसाज के अंदर क्या क्या आता है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। रोलिंग, पिकिंग, रिंगलिंग, रोलिंग और यहाँ पे पिकिंग अप। ध्यान रखना 3 प्रकार की यहाँ पे पेट्रीसाज में साथ होती है, जिसके अंदर क्या क्या आता है, रिंगलिंग, रोलिंग और पिकिंग अप। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, 3 प्रकार है वो यहाँ पे पेट्रीसाज से रिलेटेड यहाँ पे रहेंगे। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 30, हेकिंग और नीडिंग किसके प्रकार है दोस्तों? यहाँ पे हेकिंग और नीडिंग की बात कर रहे हैं, वो किसके मसाज किसके प्रकार रहने वाले हैं? प्राणायाम, आसन, मसाज या एंडोरेंस। इजी रहेगा दोस्तों, आसानी से समझ में आ जाएगा। हेकिंग और नीडिंग की बात करें, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे मसाज के प्रकार यहाँ पे रहने वाले हैं। मसाज होती है दोस्तों यहाँ पे वो एक्टिव और पेसिव, ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे एक्टिव और जो पेसिव है दोनों तरीके से है वो यहाँ पे मसाज दी जाती है, लेकिन जो पेसिव तरीके से मसाज दी जाती है वो सबसे बेटर यहाँ पे मानी जाती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 31 रहेगा दोस्तों। यहाँ पे कौन सा प्रेशर मसाज का प्रकार नहीं है दोस्तों? यहाँ पे कौन सा यहाँ पे प्रेशर मसाज है, प्रेशर मसाज का यहाँ पे टाइप नहीं है, वो अपने यहाँ पे बताना है। फ्रिक्शन, पेट्रीसाज, नीडिंग, स्ट्रोकिंग। क्वेश्चन नंबर 31 के अंदर बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो प्रेशर मसाज होती है वो 3 प्रकार की होती है, जिसके अंदर यहाँ पे फ्रिक्शन हो गया, पेट्रीसाज हो गया और नीडिंग हो गया। वो अपने को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर रहेगा। तो स्ट्रोकिंग मसाज है वो अलग मसाज है, लेकिन यहाँ पे जो प्रेशर मसाज है इसके 3 प्रकार यहाँ पे फ्रिक्शन, पेट्रीसाज और नीडिंग यहाँ पे रहने वाले हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 32, वाइब्रेशन मसाज विधि का प्रयोग किस पर किया जाता है दोस्तों? यहाँ पे वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं अपन। वाइब्रेशन मसाज विधि है, उसका प्रयोग अपन किसके ऊपर करते हैं? जॉइंट, बोन, स्किन या नर्व। वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं दोस्तों, जो धड़कन कंपन पैदा करके की जाती है, कंपन पैदा करके अपन मसाज करते हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 के अंदर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 रहेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। स्किन जो त्वचा होती है, त्वचा के ऊपर ध्यान रखना है दोस्तों। अपन क्या करते हैं, वाइब्रेट करके हैं वो यहाँ पे मसल्स को यहाँ पे ठीक करते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 33, टेपोटमेंट मसाज किस तकनीक मानी जाती है? टेपोटमेंट मसाज किस तकनीक मानी जाती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। यहाँ पे प्रेशर है, स्ट्रोकिंग है, सेकिंग है या टेपिंग है।
प्रेशर टेपोटमेंट मसाज की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों। यहाँ पे टेपोटमेंट मसाज है उसकी तकनीक कौन सी रहेगी वो अपने यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 33 के अंदर बताना है। क्वेश्चन नंबर 33 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे थपथपाना जिसे अपन टेपिंग के नाम से जानते हैं वो ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे टेपोटमेंट मसाज जिसे अपन परक्यूशन मसाज के नाम से जानते हैं उसका यहाँ पे पार्ट रहने वाला है। नेक्स्ट हो रहेगा क्वेश्चन नंबर 34 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि मालिश को हिब्रू भाषा में क्या कहा जाता है। जो मसाज है इस मसाज को अपन हिब्रू भाषा के अंदर किस नाम से जानते हैं वो अपने यहाँ पे बताना है। मासर, मसल्स, मस्केलस या प्रोक्सबी। तो जितने भी दोस्त जुड़ गए हैं क्लास को शेयर और लाइक करते रहे सभी दोस्त। क्वेश्चन नंबर 34 रहेगा, इंपोर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। हिब्रू भाषा की बात करें तो मालिश को अपन मस्केसल, ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे, इसे अपन मस्केसल के नाम से जानते हैं। मस्केसल शब्द से है वो यहाँ पे क्या बना है, तो मालिश है वो यहाँ पे शब्द बना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ गूंथना यानी नीडिंग यहाँ पे इसका अर्थ यहाँ पे होता है। ये भी अपने को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 35। मालिश को फ्रेंच भाषा में क्या कहा जाता है। अब अपने को यहाँ पे फ्रेंच भाषा में बताना है। अभी अपन ने हिब्रू भाषा के अंदर देखा था दोस्तों यहाँ पे, तो हिब्रू भाषा के अंदर अपने क्या देखा था, मस्केसल है वो हिब्रू भाषा का शब्द था, हिब्रू भाषा की बात कर रहे हैं। अब अपने को यहाँ पे फ्रेंच भाषा में मालिश को अपन किस नाम से जानते हैं, मसल्स, मासर, मसाज। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 के अंदर बताना है। क्वेश्चन नंबर 35 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। मासर शब्द है वो ध्यान रखना है वो फ्रेंच भाषा से लिया गया है, और यहाँ पे जो मस्केसल शब्द है वो हिब्रू भाषा से लिया गया है। दोनों ही शब्द है वो यहाँ पे मसाज से संबंधित यहाँ पे रहने वाले हैं। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट भी दिया गया है दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए अपने। क्वेश्चन नंबर 36 रहेगा यहाँ पे कि मसाज मैनिपुलेशन किस दिशा में करना चाहिए वो अपने को यहाँ पे बताना है। मसाज मैनिपुलेशन की बात कर रहे हैं वो अपने को किस दिशा में करना चाहिए, पेट की ओर, हृदय की ओर, पैरों की ओर या हाथों की ओर। तो अपन जो मसाज करते हैं दोस्तों यहाँ पे वो मसाज सदैव अपने को कैसी करनी चाहिए, तो अपने को हार्ट की तरफ, ये अपना हाथ है तो अपने को मसाज की दिशा अपन हार्ट की तरफ यहाँ पे रहनी चाहिए, यानी यहाँ से नीचे से ऊपर की ओर। ये अपने को यहाँ पे याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 36 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। हृदय की ओर ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे मसाज को अपने को करना चाहिए। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 37। खेल मसाज के जनक किसे माना जाता है दोस्तों। यहाँ पे फादर ऑफ स्पोर्ट्स मसाज की बात कर रहे हैं अपन, वो किसे माना जाता है, अरस्तु, जेक मेगर, गैलन या हिप्पोक्रेटस। स्पोर्ट्स मसाज की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन, तो स्पोर्ट्स मसाज के जनक किसे माना जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 की बात करें और ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। जिसे अपन जेक मेकर के नाम से जानते हैं वो स्पोर्ट्स मसाज के जनक यानी फादर ऑफ स्पोर्ट्स मसाज यहाँ पे रहने वाले हैं। फैक्ट भी देख सकते हैं दोस्तों आप। फैक्ट क्या दिया गया है, तो फैक्ट दिया गया है कि गैलन को सर्जरी का पिता कहा जाता है। गैलन है उसको अपन सर्जरी का पिता बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे जेक मेकर है उसे अपन फादर ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन के नाम से, स्पोर्ट्स मसाज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 38। सिद्धांत रूप से मालिश का प्रारंभ और समापन किस विधि से होना चाहिए। सिद्धांत के रूप से अगर प्रिंसिपल तौर पर देखें तो अपन मालिश का प्रारंभ और यहाँ पे समापन दोनों है वो किस विधि से अपन को करना चाहिए वो अपने यहाँ पे बताना है। स्टार्ट और एंड की बात करें अगर अपन, तो यहाँ पे कौन सी टेक्निक से करना चाहिए, परक्यूशन, एप्लूरेंस, फ्रिक्शन या उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 38 के अंदर बताना है। तो मसाज को शुरू करने से पहले और मसाज को खत्म करते समय है दोनों ही रूप में अनिवार्य अपने को सबसे पहले कौन सी मसाज करनी चाहिए, तो एप्लूरेंज। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर रहेगा। एप्लूरेंज मसाज करने के बाद में अन्य मसाज स्टार्ट करनी चाहिए, और सभी मसाज करने के बाद में लास्ट में अपने को एप्लूरेंज मसाज करके अपने को क्या करना चाहिए, एंड करना चाहिए। ये अपने को यहाँ पे याद रखना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है, तो फैक्ट दिया गया है कि इसे सैलाना कहते हैं। एप्लूरेंज को अपन क्या बोलते हैं, सैलाना बोलते हैं। स्ट्रोकिंग भी इसे अपन बोलते हैं। मसाज को ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे मसाज एक्टिव और पैसिव दोनों प्रकार से यहाँ पे की जाती है, ये भी अपने को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 39 रहेगा दोस्तों यहाँ पे वाइब्रेशन का प्रयोग किस मसाज तकनीक में किया जाता है। वाइब्रेशन टेक्निक है, इसको अपन कौन सी मसाज के अंदर अपन प्रयोग करते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। स्ट्रोकिंग, शेकिंग, प्रेशर या फिर परक्यूशन, वो अपने को यहाँ पे बताना है। वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 39 के अंदर बताना है। चलिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 रहेगा और ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। जो शेकिंग है
शेकिंग के अंदर है वो अपन वाइब्रेशन का प्रयोग करते हैं। जो शेकिंग मसाज है उसके अंदर शेकिंग और दूसरा अपन वाइब्रेशन यूज अपन करते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए दोस्तों यहाँ पे कि मालिश की किस तकनीक में त्वचा को गूंथा जाता है। मालिश की कौन सी टेक्निक है जिसमें अपन त्वचा को आटे की तरह अपन गूंथते हैं, यानी निडेड करते हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है। पेट्रिसाज है, फ्रिक्शन है, शेकिंग है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। त्वचा को अपन गोल गोल उठा के है वो यहाँ पे गूंथने का कार्य करते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो कौन सी टेक्निक रहेगी मालिश की, क्वेश्चन नंबर 40 के अंदर बताना है। चलिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 रहेगा और ऑप्शन नंबर यहाँ पे एज करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। जैसे अपन पेट्रिसाज के नाम से जानते हैं, पेट्रिसाज के अंदर जिसे अपन पथराना के नाम से भी जानते हैं दोस्तों यहाँ पे पथराना, इसके अंदर अपन क्या करते हैं दोस्तों, त्वचा है उसको अंगुलियों और अंगूठे से पकड़ के अपन क्या करते हैं उसको गोल गोल घुमा के ऊपर छोड़ते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 41। हेमस्ट्रिंग कर्ल में कौन सा उत्तोलक होता है दोस्तों। यहाँ पे हेमस्ट्रिंग कर्ल की बात कर रहे हैं, हेमस्ट्रिंग कर्ल के अंदर है वो यहाँ पे कौन सा उत्तोलक होता है, लीवर की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 41 के अंदर बताना है दोस्तों यहाँ पे हेमस्ट्रिंग कर्ल के अंदर कौन सा यहाँ पे लीवर रहेगा, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास या थर्ड क्लास। क्वेश्चन नंबर 41 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे। हेमस्ट्रिंग कर्ल के अंदर ध्यान रखना है यहाँ पे थर्ड क्लास लीवर यहाँ पे रहेगा। तृतीय श्रेणी उत्तोलक है वो यहाँ हेमस्ट्रिंग कर्ल के अंदर यहाँ पे यूज होता है। नेक्स्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 42। 42 रहेगा दोस्तों कि बाइसेप कर्ल की बात करें, बाइसेप कर्ल में कौन सा उत्तोलक होता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। बाइसेप कर्ल की बात करें उसमें कौन सा उत्तोलक होता है, तो अपना यहाँ पे ये अपने अपर आर्म है, ये अपना कोहनी का जॉइंट है और इसके बाद में ये अपना फोर आर्म है। इसके बाद में अपना यहाँ पे हाथ चालू हो जाता है। इसके अंदर है जो सामने की तरफ वो बाइसेप्स, पीछे की तरफ अपनी ट्राइसेप होती है। तो बाइसेप कर्ल की बात करें तो उसमें यहाँ पे कौन सा उत्तोलक लगता है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 42 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यानी थर्ड क्लास लीवर है, तृतीय श्रेणी उत्तोलक है वो यहाँ पे बाइसेप्स कर्ल के अंदर लगता है। साथ ही में दोस्तों हेमस्ट्रिंग कर्ल है उसमें भी अपने को यहाँ पे थर्ड क्लास लीवर यहाँ पे यूज होता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 43। 43 में देखिए दोस्तों यहाँ पे बल उत्तोलक किसे कहा जाता है दोस्तों। यहाँ पे जिसे पावर लीवर के नाम से भी जानते हैं, वो पावर लीवर है वो किसे कहा जाता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास, थर्ड क्लास लीवर। एक होता है यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे बैलेंस लीवर होता है, एक होता है यहाँ पे पावर लीवर जिसे अपन फोर्स लीवर के नाम से भी जानते हैं, और यहाँ पे दूसरा होता है जिसे अपन स्पीड या रेंज ऑफ मोशन लीवर के नाम से भी जानते हैं। तो बैलेंस लीवर फर्स्ट क्लास लीवर होता है, फोर्स लीवर है वो यहाँ पे पावर लीवर सेकंड क्लास लीवर, और यहाँ पे जो स्पीड लीवर है वो यहाँ पे थर्ड क्लास लीवर होता है। क्वेश्चन नंबर 43 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे सेकंड क्लास लीवर अपन फोर्स लीवर पावर लीवर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 44। ट्राइसेप्स कर्ल व्यायाम में कौन सा उत्तोलक कार्य करता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। ट्राइसेप्स कर्ल की बात करें, अभी जस्ट अपन ने देखा था दोस्तों की जो बाइसेप्स होती है, ये बाइसेप्स की बात करें तो बाइसेप्स के अंदर है वो यहाँ पे थर्ड क्लास लीवर आ रहा था काम में। अब अपने को यहाँ पे जो ट्राइसेप्स की बात करें उसके अंदर यहाँ पे कौन सा लीवर कार्य करेगा, वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 44 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। फर्स्ट क्लास लीवर है, ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे वो किसके अंदर, ट्राइसेप्स कर्ल के अंदर है अपने को काम आता है। नेक्स्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 45। किस उत्तोलक में गति का यांत्रिक लाभ मिलता है, कौन सा उत्तोलक है जिसमें गति का यांत्रिक लाभ अपने को यहाँ पे मिलता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। थर्ड क्लास लीवर, फर्स्ट सेकंड क्लास लीवर, या ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 45 के अंदर बताना है। तो दोस्तों मैंने बताया था कि स्पीड लीवर, साथ ही में दोस्तों यहाँ पे रेंज ऑफ मोशन की बात करें, रेंज ऑफ मोशन की बात करें तो वो लीवर है यहाँ पे कौन सा रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 45 और ऑप्शन नंबर यहाँ पे एज करेक्ट आंसर रहेगा। थर्ड क्लास लीवर है वो यहाँ पे स्पीड लीवर या रेंज ऑफ मोशन लीवर के नाम से भी जाना जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है, तो यांत्रिक लाभ प्राप्त करने के लिए अपन बलभुजा और भारभुजा को अपन क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ये अपने को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 46। उत्तोलक में मांसपेशियों का कार्य क्या होता है, उत्तोलक के अंदर जो मसल्स होती है उनका कार्य क्या होता है, वो अपने यहाँ पे बताना है। उत्तोलक के तौर पर जैसे हड्डियां होती है दोस्तों, यहाँ पे हड्डियां होती है, अभी यहाँ पे वो उत्तोलक का कार्य करती है। मांसपेशी होती है वो किसका कार्य करेगी, जॉइंट होते हैं वो किसका कार्य करते हैं। अपन ने लीवर टॉपिक पकड़ाया था दोस्तों यहाँ पे थ्योरी क्लास में, अगर नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 46 ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर रहेगा। उत्तोलक के अंदर जो मसल्स होती है बॉडी के अंदर वो यहाँ पे बल का निर्माण कार्य करती है, ये अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 47। खेल गतिविधियों में कौन सा उत्तोलक अधिक उपयोगी होता है,
खेल गतिविधियों की बात करें, साथ ही में अपन दोस्तों यहाँ पे बॉडी के अंदर है वो सबसे ज्यादा लीवर पाया जाता है उसकी बात करें, तो यहाँ पे कौन सा लीवर सबसे ज्यादा शरीर के अंदर या खेलों के अंदर उपयोग होने वाला लीवर कौन सा है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लीवर? क्वेश्चन नंबर अपना 47 रहेगा, ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। थर्ड क्लास लीवर वो शरीर के अंदर भी सबसे ज्यादा पाया जाता है, साथ ही में दोस्तों यहाँ पे जो खेल है, खेल गतिविधियों में सबसे ज्यादा ग्राउंड के अंदर यहाँ पे यूज होने वाला लीवर यहाँ पे रहता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 48, हैमर थ्रो में हैमर का वर्ताकार घूर्णन किस बल से होता है? हैमर थ्रो की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों, और हैमर को अपन गोल गोल घुमा रहे हैं, तो हैमर को घुमाते समय जो वर्ताकार घुमा रहे हैं वो अपन कौन से फोर्स लग रहा है उस समय, वो अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। यहाँ पे घुमाते वक्त अलग फोर्स लगता है और उसको रिलीज करते वक्त अलग फोर्स कार्य करेगा। तो घुमाने के समय अपन लीवर हैमर को अंदर की तरफ खींचते हैं, वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इसे अपन कौन सा लीवर का फोर्स काम करेगा? क्वेश्चन नंबर 48 ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर रहेगा, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इसके अंदर यहाँ पे कार्य करेगा, अभी केंद्रीय बल है वो इसके अंदर यहाँ पे कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 देखे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49 रहेगा कि तनाव बल किस प्रकार का बल होता है? तनाव बल जिसे अपन टेंशन फोर्स के नाम से जानते हैं, तनाव बल किस प्रकार का बल होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक या फ्रिक्शन फोर्स? तनाव बल की बात करें अपन तो वो किस प्रकार का बल रहेगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49 के अंदर बताना है। क्वेश्चन नंबर 49 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। इसे अपन आइसोमेट्रिक बल के नाम से जानते हैं। जो तनाव बल होता है उसे अपन किस नाम से जानते हैं? तो इसे अपन आइसोमेट्रिक के नाम से जानते हैं, यानी ये एक ही जगह, जैसे मान लो कोई दीवार है, दीवार को अपन धक्का लगा रहे हैं तो अपने को क्या होगा, दीवार तो दूर जाएगी नहीं, लेकिन अपनी जो मांसपेशियां हैं उनके अंदर अपने को तनाव यहाँ पे बना रहेगा। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 रहेगा कि किसी वस्तु का संपूर्ण भार जिस बिंदु पर केंद्रित होता है उसे अपन किस नाम से जानते हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है। किसी भी वस्तु का संपूर्ण भार, मान लो ये कोई वस्तु है और इस वस्तु का संपूर्ण भार यहाँ पे इस जगह केंद्रित है, तो उसे अपन किस नाम से जानेंगे? सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, पैराबोला या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? क्वेश्चन नंबर अपना 50 रहेगा और ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर रहेगा। इसे अपन सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व केंद्र के नाम से जानते हैं। तो संपूर्ण भार जिस बिंदु पर केंद्रित रहेगा उसे अपन सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नाम से जानते हैं, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को अगर अपन डिस्टर्ब करते हैं तो संपूर्ण वस्तु क्या हो जाती है, गति यहाँ पे मूवमेंट करने लग जाती है। देखिए दोस्तों फैक्ट भी दिए गए हैं और इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए गए हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी से रिलेटेड। तो सीजी की बात करें, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो एक काल्पनिक बिंदु और अनुमानित और संतुलित बिंदु होता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। सीजी होती है यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी शरीर में उस जगह पाई जाती है जहाँ सर्वाधिक द्रव्यमान यानी भार होता है। सीजी की बात करें, शरीर में वहां पाई जाती है जहाँ तीनों प्लेन यानी सेजिटल, फ्रंटल और ओरिजेंटल प्लेन एक दूसरे को काटते हैं, वो यहाँ पे क्या पाई जाती है? सीजी पाई जाती है। त्रिस्तरीय प्लेन को अपन कोऑर्डिनेट प्लेन के नाम से भी जानते हैं, ये भी अपने को ध्यान रखना है। सीजी शरीर का वह अनुमानित बिंदु होता है जहां सभी बल और बलों का प्रभाव क्या हो जाता है? शून्य, यानी किसी भी प्रकार का उसमें दिक्कत नहीं होती है, मूवमेंट नहीं होता है। पुरुषों में सीजी धरातल से 57% की ऊंचाई पर पाई जाती है, महिलाओं में है वो 55% की ऊंचाई पाई जाती है, और एवरेज रूप से देखें तो यहाँ पे 56% की ऊंचाई पर यहाँ पे सीजी पाई जाती है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको सीजी से संबंधित अपन ने बता दिए हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 देखें दोस्तों, वह बल जिसके कारण वस्तु केंद्र से दूर जाने का प्रयास करती है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। कौन सा बल है जिससे वस्तु है वो केंद्र से दूर जाने का प्रयास करती है? मान लो ये अपना सेंटर है, इससे दूर जाने का प्रयास अपने को करती है, तो यहाँ पे कौन सा यहाँ पे फोर्स रहने वाला है? क्वेश्चन नंबर 51 के अंदर बताना है। चले दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51 ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर रहेगा, जिसे अपन अपकेंद्रीय बल, इसे अपन सेंट्रीफ्यूगल के नाम से जानते हैं, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों ये अपन ने लगभग 51 क्वेश्चन आज की प्रश्नोत्तरी में शामिल किए थे। कैसी लगी क्लास वो भी जरूर बताइए, अगर क्लास अच्छी लगे तो क्लास को शेयर और लाइक जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।